गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं एमडी शहाबुद्दीन हैदर खान गोल्डन स्टडी चैनल यूट्यूब में आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है। जहाँ तक जब ये तीन वर्डों को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बातें अवश्य दौड़ रही होंगी कि आखिर ये तीन वर्डों में किस वर्ड का यूज़ हमें कहाँ पे करना है, किस सेंटेंस में करना है। तो इसे हम लोग आपस में मिलकर के डिस्कस करेंगे। मैं अपनी जानकारी के अनुसार आप सभी छात्र छात्राओं को आश्वस्त करूंगा कि नॉन इम्फेटिक से इम्फेटिक बनाने में किन शब्दों का प्रयोग, किन वर्डों का इस्तेमाल किस जगह पे किस सेंटेंस में करना है उसे आप देखेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि डू, डज और डिड। सबसे पहले आप ये जान लें कि इम्फेटिक तीन ही सेंटेंस का बनता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से जाना जाता है, पास्ट इंडिफिनिट जिसे सिंपल पास्ट टेंस के नाम से जाना जाता है, और फ्यूचर इंडिफिनिट उसमें भी कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसमें आपको डू, डज या डिड का यूज तो नहीं करना है, लेकिन उसके लिए अलग से कुछ वर्ड हैं जिन्हें इस्तेमाल करके आप नॉन इम्फेटिक से इम्फेटिक बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डू, डज और डिड के बारे में जानेंगे कि डू, डज, डिड है क्या। तो ये इम्फेटिक वर्ड आप देख लें, आपको है आई बिलीव इन गॉड। आई बिलीव इन गॉड का हिंदी होता है मैं भगवान में विश्वास रखता हूं। मैं भगवान में विश्वास रखता हूं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। अब इसको आप अगर देखेंगे तो इसका सीधा पता चलता है कि मैं भगवान में विश्वास रखता हूं सिंपल प्रेजेंट टेंस का शब्द है। अब इसको जोर लगाने के लिए अगर आप डू, डज या डिड का इस्तेमाल करते हैं तो यहां पे प्रेजेंट इंडिफिनिट जिसके हिंदी के अंत में ता है, ते है, ती लगा रहता है, वो प्रेजेंट इंडिफिनिट माना जाता है। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप एक आदर्श छात्र या छात्रा होने के नाते टेंस की जानकारी तो आपको होगी ही, और जब टेंस की जानकारी होगी तो ता है, ते है, ती है प्रेजेंट इंडिफिनिट के अंतर्गत आता है, और प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम डू का प्रयोग करते हैं। अब रही बात कि मैं भगवान में विश्वास रखता हूं, अगर आप इसको नॉन इम्फेटिक से इम्फेटिक करना चाहेंगे तो आई के लिए आई जो सब्जेक्ट हो गया आपका, वर्ब यहां पे दिया गया है बिलीव मींस विश्वास होता है, तो वर्ब से पहले आपको इम्फेटिक देना है। तो डू देंगे यहां पे आई डू बिलीव इन गॉड। आई डू बिलीव इन गॉड। इसका अगर आप हिंदी लेकर के चलेंगे तो मैं दो चीज बोल सकते हैं आप, क्योंकि इम्फेटिक वर्ड जब बन जाता है तो उससे जरूर या अवश्य का बोध होता है। तो आई डू बिलीव इन गॉड का हिंदी आप करेंगे तो हिंदी ट्रांसलेट, इसका हिंदी अनुवाद होता है मैं अवश्य भगवान में विश्वास रखता हूं। इसको दूसरे शब्द में आप यूं बोल लें कि मैं भगवान में विश्वास रखता ही हूं। दूसरा सेंटेंस आपको आता है कि अगर प्रेजेंट का दो इम्फेटिक वर्ड आता है डू या डस, तो प्रेजेंट का जब दो इम्फेटिक वर्ड आता है डू या डस, तो आखिर डू का इस्तेमाल कहां पे हम करेंगे और डस का इस्तेमाल कहां पे करेंगे। तो आप ये देख लें कि आपने नंबर और पर्सन पढ़ा होगा। पर्सन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन आप जानते हैं कि किसी भी बात के बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। अगर आप एग्जाम्पल में लीजिएगा फर्स्ट पर्सन तो आई और वी आता है वहां पे।
सेकंड पर्सन में हम जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन के द्वारा जो बातें बोली जाती हैं उस बात के सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहते हैं। ये एग्जाम्पल आप ले लेंगे, यू आता है इसके साथ। इसके अलावा जो भी चीजें हैं, जैसे थर्ड पर्सन के बारे में आप जान लें कि अदरवाइज कोई भी नेम हो गया, ही, शी, इट, दे, वो सब थर्ड पर्सन है। अब रही बात की नंबर, तो नंबर आप जानते हैं कि इंग्लिश में नंबर दो ही प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर से किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है और प्लूरल से दो या दो से अधिक का बोध होता है। तो यहां पे आप देखेंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो सेंटेंस में हेल्प्स लगाया गया है जिसमें एस या ईएस का प्रयोग किया गया है। जबकि आप जानते हैं कि अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का बोध अगर होता है तो V5 का यूज कभी नहीं किया जाता है। अगर आप उस सेंटेंस में V5 का यूज करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चों वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आप यहां पे क्या करेंगे कि हेल्प्स जो है, दूसरा चीज आप ये जान ले कि जब इंफेटिक हम बना देते हैं तो सब्जेक्ट प्लस इंफेटिक वर्ड जो होते हैं वो लिखा जाएगा, उसके बाद वर्ब लिखा जाएगा। और वर्ब को आपको ध्यान में देना है कि वर्ब का कोई भी रूप रहे उसको आपको पहले रूप में परिवर्तित कर देना है, मतलब V1 में चेंज कर देना है, कन्वर्ट कर देना है। तो यहां ही ऑफेन हेल्प्स मी, वह अक्सर मेरी मदद करता है, इसका हिंदी रूपांतरण होता है। लेकिन इसका जब इंफेटिक हम बनाने जाते हैं तो इंफेटिक में लिखता है ही के लिए ही लिख लेंगे हम। यहां पे ही के लिए ही लिखा, ही लिखने के बाद डस का यूज करेंगे, डस ऑफेन हेल्प्स में से आप एस को खत्म करेंगे तो हेल्प हो जाएगा और मी हो जाएगा। यहां पे वह अवश्य अक्सर मेरी मदद करता है। तीसरा वर्ड आप आ रहे हैं, तीसरा सेंटेंस जिसमें लिखता है शी लव्ड मी। शी लव्ड मी, तो सब्जेक्ट प्लस लव में आप देख रहे हैं कि ईडी का प्रयोग किया गया है जिसमें V2 का रूपांतरण हो रहा है कि ईडी लगा करके वर्ब का दूसरा रूप बनाया गया है। और जब दूसरा रूप हम बनाते हैं तो वहां पे इंफेटिक वर्ड डिड का यूज करते हैं। तो यहां पे शी लव्ड मी, तो शी के लिए आप शी लिखेंगे, इंफेटिक वर्ड यहां से डिड ले लेंगे आप, और ये V2 को V1 में कन्वर्ट कर देंगे। जब V1 में हम कन्वर्ट करते हैं तो ईडी को हटा करके लव हो जाएगा। शी डिड लव मी, वह अवश्य मुझसे प्यार करती थी। मतलब ये अवश्य का बोध हो गया, या इसका हिंदी रूपांतरण आप देखेंगे तब मुझसे प्यार करती तो थी। यू स्टोल माई पेन, यहां भी आप देखेंगे स्टील का V2 स्टोल होता है, स्टील का माने होता है चुराना, और स्टोल उसी का V2 हो गया चुराया। तो आप यहां पे आएंगे तो यू स्टोल माई पेन, यू के लिए यू लिखेंगे सब्जेक्ट में, इंफेटिक वर्ड डिड का यूज करेंगे तो डिड हो गया। स्टोल का V1 अगर कन्वर्ट करेंगे हम तो स्टोल का V1 हो गया स्टील, और माई पेन। यानी कि सब्जेक्ट के बाद अगर आपको सेंटेंस में V2 दिखाई दे तो V2 की जगह पे आप क्लियरफाई होकर के डिड का यूज करेंगे, और जब डिड का यूज कर लेंगे तो आप आ जाए। यहां पे एक चीज आपको दिखाई देगी, तीसरा स्टेप क्या होता है इसमें, फर्स्ट तो हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट जिसमें आप डू या डस का यूज करेंगे। अगर V1 है तो डू का यूज करेंगे, और V2 है या V5 है तो डस का यूज करेंगे। रही बात पास्ट इंडिफिनिट में, हम जाते हैं सिंपल पास्ट टेंस में जहां पे सब्जेक्ट के बाद V2 दिखाई देता है।
तो V2 जब दिखाई देगा तो V2 के पहले डिड का यूज करेंगे और V2 को हम आसानी से V1 में कन्वर्ट कर लेंगे। जब V1 में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपका नॉन इम्फेटिक से इम्फेटिक सेंटेंस मुकम्मल हो जाता है। नेक्स्ट अब आते हैं कि कभी कभी किसी वस्तु के पास होने का प्रमाण मिलता है किसी व्यक्ति के पास। जैसे आपने लिखा या लिखते हैं लोग कि आई हैव ए न्यू मोबाइल, आई हैव ए न्यू मोबाइल, मेरे पास एक नया मोबाइल है। यहां पे आप क्या करेंगे कि अक्सर आई के लिए आई लिखेंगे। अगर हैव आपका प्रश्न में ही दिया हुआ है तो कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉन इम्फेटिक से इम्फेटिक में जाने के लिए हैव का ही यूज किया जाता है। लेकिन हैव रहेगा तो हम आसान सा डू का यूज करेंगे हैव से पहले, और डू का यूज करके हैव लगा देंगे यहां पे। आई डू हैव ए न्यू मोबाइल, आई डू हैव ए न्यू मोबाइल। अब यहां पे हो सकता है कि आप लोगों के मन में ये सवाल उत्पन्न होता होगा कि यहाँ तो सर आपने आई हैव ए न्यू मोबाइल लिख लिया, कहीं ऐसा भी होता है कि राहुल हो जाएगा यहाँ पे और हैज का यूज किया जा सकता है कि राहुल हैज ए न्यू मोबाइल। तो आप ये जान लें कि हैज और हैव दोनों हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे हैव का यूज करेंगे आप तो आसानी से डू लगाया, हैव भी लगा दिया, और जब ये दोनों चीज आप लगा देते हैं तो आपका नॉन इम्फेटिक से इम्फेटिक मुकम्मल हो जाता है। लेकिन राहुल हैज ए न्यू मोबाइल, हैज का यूज इसलिए किया गया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का ही यूज किया जाता है, और फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हैव का यूज किया जाता है। तो यहां बनाने के लिए आप एक चीज ध्यान देंगे, राहुल आपका सब्जेक्ट है, आप राहुल के लिए राहुल लिख लेंगे हैज के पहले, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में आपने डज का यूज किया था, तब वो मेरा सेंटेंस अच्छे तरीके से बना था और करेक्ट भी हुआ था। तो यहां पे भी हम थर्ड पर्सन सिंगुलर में राहुल के साथ डज का यूज करेंगे, और डज के बाद हैज को हैव में कन्वर्ट कर देंगे, हैज को हैव में बदल देंगे, उसके बाद जो अदर वर्ड है उसको वैसे ही लिख देंगे। तो राहुल डज हैव ए न्यू मोबाइल, पहला सेंटेंस जो बता रहा था राहुल हैज ए न्यू मोबाइल, राहुल के पास एक नया मोबाइल है। लेकिन दूसरा सेंटेंस दोस्तों, अगर आप दूसरे सेंटेंस पे ध्यान देंगे, वो नॉन इम्फेटिक सेंटेंस था जिसमें आपको बताया गया था कि राहुल हैज ए न्यू मोबाइल। लेकिन दूसरा जो इम्फेटिक बन के तैयार हुआ सेंटेंस राहुल डज हैव ए न्यू मोबाइल, राहुल के पास एक नया मोबाइल तो है ही, मतलब इससे निश्चिंता का बोध हो रहा है, एकदम कंफर्मेशन है आपको, संदेहात्मक दृष्टि से मत देखिए उसको, एकदम क्लियर है कि राहुल के पास नया मोबाइल है विथ कॉन्फिडेंस। तो ये हैज आपका आपने देखा। अब एक सेंटेंस और आता है पास्ट में। अब आपको बताया गया था कि पास्ट में जब हम यूज करेंगे इम्फेटिक वर्ड तो वो डिड का यूज किया था हमने। अब पास्ट में एक और हेल्पिंग वर्ब आता है, मान लिया जाए मैंने विकास का नाम लिया, यहां पे विकास हैड ए गुड जॉब, विकास हैड ए गुड जॉब, ये पास्ट की बात है, अभी है नहीं, लेकिन विकास के पास एक अच्छी नौकरी थी। जब इसको बनाने के लिए हम जाते हैं इम्फेटिक, तो विकास के लिए आप विकास लिखेंगे, हैड के पहले जिस तरीके से आपने पास्ट में डिड का यूज किया था उसी तरीके से डिड का यूज करेंगे, और हैड को भी हैव में कन्वर्ट कर देंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने हैज को हैव में कन्वर्ट किया था उसी तरीके से हैड को भी हैव में कन्वर्ट कर देंगे, और ए गुड जॉब।
अगर ऊपर वाला वाक आप देखेंगे तो विकास हैड ए गुड जॉब, विकास के पास एक अच्छी नौकरी थी, लेकिन ये कंफर्मता का बोध नहीं होता, निश्चिंतता का पता नहीं चलता है। हो सकता है बोलने वाले को अच्छी तरीके से जानकारी न हो, उन्होंने सूत्रों के मुताबिक से ये खबर पहुंचा दी होगी कि विकास को एक अच्छी नौकरी थी, लेकिन यहाँ जब आ जाता है कि विकास डिड हैव ए गुड जॉब, विकास के पास अवश्य एक अच्छी नौकरी थी, यहाँ पे जब आप इम्फेटिक सेंटेंस का यूज कर रहे हैं तो ये बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि जो भी बातें पता चली हैं ये कंफर्म है कि विकास के पास एक अच्छी नौकरी थी। तो इम्फेटिक ये चीजें आ जाती हैं। अब हम लोग जाते हैं इम्पेरेटिव का एक और सेंटेंस आपके पास है जिसको बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में जब हम जाते हैं तो इम्पेरेटिव सेंटेंस इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस में जब हम जाएंगे तो इस सेंटेंस में ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट या प्रोहिबिशन का बोध होता है। तो यहाँ पे आप अगर ऑर्डर पे जाते हैं, जैसे किसी को आपने बोल दिया ब्रिंग टी, एक कप चाय लाओ, मान लिया जाए आपने बोला किसी को ब्रिंग टी। अब रही बात कि आपके दिल में ये संशय बना हुआ रहता है कि सर आपने तो अफर्मेटिव या फिर पास्ट, प्रेजेंट, V5 जहाँ पे था इन सब चीज़ों को खुलासा कर दिया, अच्छे तरीके से बता दिया है, लेकिन कभी क्या अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि परीक्षाओं में इम्पेरेटिव सेंटेंस से संबंधित बहुत से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ब्रिंग टी में आप क्या करेंगे, जो सेंटेंस खुद मेन वर्ब से शुरू होता है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। ब्रिंग टी में आप इम्पेरेटिव सेंटेंस में एक ही इम्पेरेटिव वर्ड यूज होता है, वो है डू। सिर्फ डू का यूज करेंगे, डज या डिड का यूज न करेंगे। तो यहाँ पे डू पहले ही लगा देंगे, उसके बाद जो सेंटेंस लिखा हुआ है डू ब्रिंग टी, यहाँ ब्रिंग टी चाय लाओ, डू ब्रिंग टी अवश्य चाय लाओ। दूसरे शब्दों में हम जाते हैं, फिर लिखता है रेस्पेक्ट योर एल्डर, अपने बड़ों की इज्जत करो, सम्मान करो, प्रतिष्ठा की निगाह से देखो उन्हें। तो रेस्पेक्ट योर एल्डर, रेस्पेक्ट मींस इज्जत करना होता है। यहां पे भी आप क्या करेंगे, इम्पेरेटिव बनाने के लिए डू शुरू में ही डाल देंगे, डू रेस्पेक्ट योर एल्डर, अपने बड़ों की इज्जत अवश्य करो, और करना भी चाहिए हम लोग को। तो ये चीज हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस में एक चीज और बनता है अनुरोध, जिसमें प्लीज या काइंडली लगा हुआ होता है। आप देखते होंगे कि प्लीज या काइंडली लगा करके बहुत आराम से स्पोकन वर्डों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज कम हियर। तो यहां पे अगर प्लीज या काइंडली का यूज किया गया है, प्लीज प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया करके मुझे अपनी कलम दें। तो यहां पे आप क्या करेंगे, जो प्लीज या काइंडली लगा हुआ है उसको उस जगह पे ही लगा देंगे। वर्ब जैसे ही शुरू होता है, गिव है यहाँ पे, तो डू पहले लगा देंगे, उसके बाद गिव मी योर पेन, प्लीज डू गिव मी योर पेन, कृपया करके मुझे अपनी कलम अवश्य दें। जब यहाँ पे एक तो प्लीज लगा हुआ था, वो ऐसे ही अनुरात्मक वाक्य था, अनुरोध कर रहा था, वहां पे सुनने वाले को कभी भी इस जगह पे इनकार नहीं करना चाहिए। लेकिन प्लीज के साथ भी अगर डू लग गया है तो समझिए एक मानव होने के नाते जो मानवता इंसान के अंदर होती है, अगर आप इम्पेरेटिव वर्ड प्लीज के साथ लग जाता है और यहाँ पे अगर सुनने वाले का भाव नकारात्मक होता है तो उसके हार्ट को या हृदय को हम स्टोन ही मानेंगे, कि क्योंकि उसका हृदय
में जरा सा भी कोमलता नहीं है कि अगला प्लीज और डू भी लगा दिया, एम्फेटिक वर्ड लगा दिया। तो यहाँ पे आप ये देख लें कि इस तरीके से बनाया जाता है, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज डू गिव मी योर पेन। तो यहाँ पे एम्फेटिक वर्ड ये हुआ। अब बातें आती हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट में आज तक आपने नहीं सुना होगा कि एम्फेटिक वर्डों का यूज होता है, लेकिन आप एक चीज देख लें, कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन कोई कर सकता है कि फ्यूचर में कैसे आप यूज करेंगे, क्योंकि एम्फेटिक का शाब्दिक अर्थ ही आपको बताया गया कि एम्फेटिक का अर्थ होता है निश्चित। तो यहां पे आएंगे हम, अगर लिखा हुआ है कि आई विल में, कभी कभी आप देखते हैं कि अवश्य का बोध कराने के लिए जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम जाते हैं तो अक्षरों बेशतर हर ग्रामर किताबों में ये लिखा हुआ होता है कि अवश्य का बोध कराने के लिए शैल की जगह पे विल का यूज कर देते हैं और विल की जगह पे शैल का यूज कर देते हैं। लेकिन वो एक बचकाना सेंटेंस होता है, बच्चों के लिए वो जाना जाता है। और आप एक मैच्योर्ड हो गए हैं, माध्यमिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हमें लगता है कि उसके अलावा भी और को कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगे, और जब कॉन्फिडेंस जगेगा तो निश्चित रूप से उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आई विल गो टू पटना, आई विल गो टू पटना, अगर उस निगाह से आप देखेंगे कि मैं अवश्य पटना जाता हूं, तो यहां पे आप शैल लगा करके देख लें। अगर उसकी निगाह से नहीं देखना चाहते, अगर कंफ्यूज आपको हो रहा है जो जनरल सेंटेंसेस यूज होते हैं, तो आई शैल गो टू पटना, मैं पटना जाता हूं, जाऊंगा, सॉरी, आई शैल गो टू पटना, मैं पटना जाऊंगा। तो यहां पे आपको बनाने के लिए आई के लिए आई और शैल को आपको विल के साथ श्योरली एक वर्ड होता है, श्योरली गो टू पटना। नेक्स्ट सेंटेंस आता है यहां पे इसी तरीके का, विल या शैल लग करके, शी विल मैरी मी, वह मुझसे शादी करेगी। ये सिंपल सा वर्ड है, वह मुझसे शादी करेगी। लेकिन इसका अगर हम कोई पूछ दे कि इसका एम्फेटिक क्या बनाएंगे आप, तो अवश्य का बोध कराने के लिए अगर आप हाई क्वालिफिकेशन में जाते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बार बार बताया कि आप माध्यमिक कक्षा के छात्र हैं, आपको अच्छी से अच्छी जानकारी या समझदारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, शी के लिए शी, विल के लिए विल लिखेंगे ना, और लिखने के बाद एक वर्ड श्योरली या सर्टेनली भी आता है। शी विल सर्टेनली मैरी मी, वह मुझसे शादी अवश्य करेगी। यहाँ पे अवश्यता का बोध होता है। यहाँ पे आप कभी भी फ्यूचर टेंस में डू डस या डिड का यूज न करेंगे, श्योरली और सर्टेनली का यूज करके ही इसको कंप्लीट करेंगे। तो एक चीजें आपको बताई जा रही थी कि कभी कभी एक चीज, कभी छात्रों के द्वारा ये सवाल पैदा किया जाता है कि सर मैंने कभी सर्टेनली के लिए, निश्चित होने के लिए इट्स आई या इट्स मी का यूज करते देखा सर, कौन सा सही है। जैसे आपने देखा होगा कि सवाल आता है इट्स आई हु ऑलवेज टीच यू English every day. It's I who always teach you English every day. यहाँ पे भी निश्चिंता का बोध होता है। सर्टेनली जो श्योरली चीज है उसी चीज को दिखाया जा रहा है। जब इसके सेंटेंस पे आप निगाह दौड़ाएंगे, इसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे, तो बातें स्पष्ट तौर पे पता चलती है। इट्स आई, मैं ही तो हूँ, who always teach you English every day, जो हमेशा प्रत्येक दिन आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो आप इट्स आई और इट्स मी ये दोनों कहीं पर भी लगा सकते हैं, लेकिन एक सजेशन है दोस्तों
कि आई का यूज आप वैसे जगह पे करें जहां पे सेंटेंस लंबा हो। मी का यूज बहुत छोटे सेंटेंस में किया जाता है। जैसे मैंने पुकारा विकास, हु इज विकास, तो आप वहां पे बोल सकते हैं इट्स मी सर, मैं ही तो हूं सर। लेकिन जहां पे ये लंबे सेंटेंस आ जाते हैं, कोशिश ये करना है दोस्तों कि आप आई का यूज करें। जैसे यहाँ पे किसी भी पर्सन का आप यूज कर सकते हैं। दूसरा सेंटेंस आपको आता है इट्स शी हु हैज स्टोलन माई हार्ट। इट्स शी, ये शी किसी लड़की या किसी महिला की तरफ इशारा कर रहा है कि इट्स शी वही तो है हु हैज स्टोलन माई हार्ट, जिन्होंने मेरा दिल चुराया। तो यहाँ पे निश्चिंता का बोध होता है। इस तरीके से बहुत से पर्सन पे आप जा सकते हैं। इट्स यू हु लर्न इंग्लिश डेली, तुम ही लोग तो हो जो प्रत्येक दिन अंग्रेजी सीखते हो। इट्स वी हु ऑलवेज हेल्प हिम, हम ही लोग तो हैं जो उसकी मदद हमेशा करते हैं। तो इस तरीके से सेंटेंस से इम्पेरेटिव चीज का आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इम्पेरेटिव वर्ड ऐसे रियल तौर पे आप देखेंगे तो जनरली जो परीक्षाओं में पूछा जाता है उसमें डू डस डिड का यूज वाले ही प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन शायद कभी ऐसा होता है कि इस तरीके के प्रश्न डाल दिए जाते हैं, तो आप कभी भी दिग्भ्रमित ना हो या अपने अंदर ये नहीं सोचे कि इस चीज की जानकारी मेरे अंदर नहीं है, मेरे तरफ से मेरे द्वारा आपको ये जानकारी प्रदान की जा रही है। आप इसको आत्मसात करें और कोशिश करें कि घर में इस पे प्रैक्टिस करें। रानी लव्स मी, 20 सेकंड का टाइम है आपके पास। आप इसको बना करके तुरंत कमेंट के रूप में मेरे पास भेजें ये कि इन चीजों को अपनाएं। सचिन कुमार शर्मा, विकास गुप्ता, रानी डज लव मी। थैंक यू, बहुत अच्छा है। रानी डज लव मी, सचिन कुमार गुप्ता आपका, सचिन कुमार शर्मा का भी आया रानी डज लव मी। चलिए आप लोगों ने बहुत अच्छा बनाया। एक क्वेश्चन और आया आपसे, आई हैड ए गोल्डन रिंग, बनाइए इसको। बहुत अच्छा आप लोगों ने बनाया। विकास गुप्ता, आई डिड हैव ए गोल्डन रिंग, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा आपने समझा इस चीज को कि आई डिड हैव ए गोल्डन रिंग, क्योंकि डिड का यूज आपने किया सही तरीके से। हैड पास्ट पार्टिसिपल का रूप है और कभी भी पास्ट में डिड का यूज होता है। और हैड को मैंने अभी बताया कि हैव में कन्वर्ट करेंगे। ए के लिए ए, गोल्डन के लिए गोल्डन और रिंग के लिए रिंग। बहुत अच्छा विकास गुप्ता। इंदिरा शर्मा, आई डिड हैव ए गोल्डन रिंग, बहुत अच्छा है आपका भी। इससे ये पता चलता है नहीं, एमडी इफ्तिखार आपने गलत बनाया है, आई डू ए गोल्डन रिंग, ये गलत हो गया आपका। आप कोशिश कीजिए कि आपको बताया गया है हैड दिया गया है यहाँ पे, और हैड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल का रूप है। अब पास्ट में जब आप जाएंगे तो पास्ट का बताया गया है कि इम्पेरेटिव वर्ड डिड का यूज करना है। प्रेजेंट में आपको डू और डज, तो यहाँ पे हैड दिया हुआ है तो आई डिड हैव ए गोल्डन रिंग। सचिन कुमार शर्मा, बहुत अच्छा बनाया आपने। मोहित, सब लोगों ने अच्छा बनाया। इफ्तिखार, आपको भी फिर से कुछ अच्छा करने की जरूरत है और थोड़ी सी समझ का फेर है, आपने समय लगता है, देर से दिया है। आप अगर यहाँ पे नहीं समझ पाए हैं तो मैं आपको निश्चिंत करना चाहता हूँ कि हमारे इस संस्थान के माध्यम से एक चैनल लगाया गया है, जिस चैनल का नाम है गोल्डन स्टडी यूट्यूब चैनल। आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा करके हमारे इस शैक्षणिक संस्थान के द्वारा जो निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है उसका लाभ उठा